पिछले भाग में हमने देखा, घर की साफ सफाई जैसा कि आमतौर पर सभी लोग करते हैं, उसे करने के लिए मेरी सास ने दुकान से किसी नौकर को भेजने के लिए कहा। पति ने अगले दिन सुबह नौकर को भेज दिया। वहां से मेरी कहानी में ट्विस्ट आना प्रारंभ हो गया। जो नौकर घर पहुंचा था वह था सुनील। अब आगे, वह रहस्यमय युवती भाग 2। सासू माँ को मोतियाबिंद था। उन्हें बहुत साफ दिखाई नहीं देता था। नीचे की सफाई होने के बाद ऊपर की मंजिल की सफाई करने के लिए उसने मुझे साथ जाने के लिए कहा। ऊपर की मंजिल पर पहुंचने के बाद पुरानी कहानी फिर से प्रारंभ हो गई। अब बीच बीच में सुनील का घर में आना जाना लगा रहता, और उसके आने का मतलब आप समझ ही गए होंगे। लगभग 6 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर सासू माँ को कुछ शक होने लगा। एक दिन सुनील के आने पर जब हम ऊपर के कमरे में आए हुए थे तो पड़ोस की कामवाली को ऊपर देखने के लिए भेज दिया। वह जब कमरे में आई तो हम दोनों अपने कार्यक्रम में लगे हुए थे। उसने सब कुछ जाकर नीचे सासू माँ को बता दिया। सुनील के जाने के बाद सासू माँ ने दरवाजा बंद किया और मुझे खींचकर 4 थप्पड़ मारे। पति के आने पर उन्हें भी सारी बात बताई। उन्होंने भी मेरी पिटाई की और मुझे घर से निकाल दिया गया। वहां से निकलने के बाद जब मैं अपने घर पहुंची तो घर तक भी सारी खबर पहुंच चुकी थी। माँ बाप ने भी मुझे घर में घुसने नहीं दिया। अब इस दुनिया में मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप मुझे अपने साथ रख लोगे तो मैं घर का ख्याल भी रखूंगी और नौकरानी की तरह एक कोने में पड़ी रहूंगी। सारी कहानी सुनकर कबीर की समझ में आ गया कि यह काफी चोट खाई हुई युवती है और परेशानी में है। ऐसे में उसे अकेला छोड़ देना उसके लिए संकट का द्वार खोल सकता है और वह बड़ी मुसीबत में भी फंस सकती है। जब उसने थोड़ा और दिमाग लगाया तो उसे लगा कि मीना के द्वारा दिया गया ऑफर भी काफी आकर्षक है। जब तक माताजी जिंदा थी तब तक वह उसके खाने पीने की जिम्मेदारी पूरी किया करती थी। उसे कुछ भी नहीं देखना पड़ता था, केवल सामान लाना उसकी जिम्मेदारी में आता था। उनके जाने के बाद से सब कुछ करते करते वह भी परेशान हो चुका था। यहाँ तो बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा था, खाना बनाने के लिए और घर की साफ सफाई के लिए एक नौकरानी, और साथ ही बोनस में देह सुख भी। सोच विचार के बाद कबीर को यह ऑफर बड़ा ही आकर्षक लगा और उसने उसे घर में रहने की जगह दे दी। कबीर का घर गांव के छोर पर बसा हुआ था और आमतौर पर कोई उसके घर में आता जाता भी नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि कुछ दिन देख ही लिया जाए। मीना ने शाम को भी बढ़िया खाना बनाकर खिलाया, जिसे खाकर कबीर भी तृप्त हो गया। उसने आभार भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा, वह मुस्कुरा कर चली गई। रात के 9 बज चुके थे। कबीर अपने बिस्तर पर लेटकर नींद आने की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी मीना कमरे में आई। उसके हाथ में दूध का गिलास था। कबीर को ऐसा लगा जैसे वह स्वर्ग में तो नहीं आ गया। दूध का असर या मीना की समीपता का असर, कबीर फिर से उत्तेजित हो गया और फिर रात भर यही कहानी चलती रही। कबीर अगले दिन से फिर काम पर जाने लगा। सुबह उसे मीना डब्बा बनाकर देती और वह उसे लेकर कोचिंग सेंटर की ओर रवाना हो जाता। पहले रूखा सूखा भोजन खाने वाला कबीर अब कई प्रकार के स्वादिष्ट भोजन का स्वाद ले पाता और उसे इसमें बड़ा आनंद आ रहा था। जब कोई युवक अकेला होता है और उसे अपने खाने पीने की व्यवस्था स्वयं करनी होती है, तो उसे घर आने की कोई खास जल्दी नहीं होती है। उसकी कोशिश ये होती है कि खाना भी वह बाहर ही खा ले और बड़े आराम से जब तक हो सके बाहर समय गुजारने की कोशिश करता है, और उसके बाद थक हार कर घर लौटता है। उसके बाद बिस्तर पर पड़कर सो जाता है। यही आम तौर पर होता है। जब परिस्थितियां बदल जाती हैं और उसे यह मालूम होता है कि घर पहुंचने के बाद उसे किसी का सुखद सानिध्य प्राप्त होगा,
काम सुख मिलेगा। तो वह कोशिश करता है कि जितनी जल्दी हो सके घर पहुंच जाए। इस युवती के आने के बाद कबीर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। युवावस्था थी। दोनों लगभग कम उम्र थे। जीवन में 18 से 30 वर्ष की आयु ऐसी आयु होती है जब शरीर में यौवन फूट फूट कर भरा होता है। वह किसी भरे हुए बांध की तरह उमड़ घुमड़ कर निकलने को आतुर होता है। दोनों अपने यौवन के पूर्ण आवेग में थे और उसका भरपूर उपयोग कर रहे थे। लगभग 6 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख शिवतीर्थ है राजिम। यहाँ के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर में भगवान विष्णु प्रतिष्ठित हैं। प्रतिवर्ष यहाँ पर माघ पूर्णिमा से लेकर शिवरात्रि तक एक विशाल मेला लगता है। यहाँ पर महानदी, पैरी नदी तथा सोंद्रुर नदी का संगम होने के कारण ये स्थान छत्तीसगढ़ का त्रिवेणी संगम कहलाता है। संगम के मध्य में कुलेश्वर महादेव का विशाल मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि वनवास काल में श्री राम ने इस स्थान पर अपने कुलदेवता महादेव जी की पूजा की थी। इस स्थान का प्राचीन नाम कमल क्षेत्र है। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु के नाभि से निकला कमल यहीं पर स्थित था और ब्रह्मा जी ने यहीं से सृष्टि की रचना की थी। इसीलिए इसका नाम कमल क्षेत्र पड़ा। यहाँ पर शिवरात्रि के अवसर पर काफी बड़ा मेला लगता है। कबीर शिवरात्रि को राजिम गया। उसने मीना को साथ चलने के लिए कहा लेकिन वह नहीं गई। कबीर अकेले मेला चला गया। विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना करके जब वह वापस लौटा तो मीना गायब हो चुकी थी। उसने उसे ढूंढने का काफी प्रयास किया लेकिन वह नहीं मिली। मीना कहीं जा चुकी थी। कबीर ने उसे तलाशने की बहुत कोशिश की लेकिन वह नहीं मिली। कबीर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ चली गई। उसने अपनी तरफ से उसे खोजने की हर संभव कोशिश की लेकिन मीना को नहीं मिलना था तो वह नहीं मिली। कबीर को मीना का इतिहास पता था तो उसे लगा कि हो सकता है कि वह फिर से वापस चली गई हो। यह अपने आप को दिलासा देने जैसी वाली बात थी लेकिन कबीर के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मीना के जाने के बाद उसके जीवन में वापस वही वीरानी छा गई। ये स्थिति कबीर के लिए बेहद तकलीफदेह थी। इसलिए नहीं कि वह उसे छोड़कर चली गई बल्कि इसलिए ज्यादा कि अब उसे काम सुख प्राप्त नहीं हो रहा था जिसका वह आदी हो चुका था। वर्जित फल का स्वाद जब तक पुरुष स्त्री नहीं चखते हैं तब तक उनका आत्मनियंत्रण काफी तगड़ा रहता है। जब एक बार इसकी आदत पड़ जाती है तो मन में उसे पुनः प्राप्त करने की इच्छा लगातार बनी रहती है और यथासंभव कोशिश चलती रहती है कि किसी प्रकार से वह सुख वापस प्राप्त हो जाए। कबीर की भी इच्छा बनी रहती थी लेकिन आत्मसंतुष्टि के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। समय और परिस्थितियां नए नए संयोग को जन्म देती रहती है। एक दिन जब कबीर बैंक से ट्रेनिंग की प्रक्रिया पूरी करके वापस लौटा तो पूरा सेंटर खाली हो चुका था लेकिन मोनिका वहां पर मौजूद थी। संभव है उसे कुछ काम बाकी रह गया होगा। कबीर पहले मोनिका की ओर विशेष आकर्षण नहीं रखता था लेकिन जब से उसे स्त्री सुख की प्राप्ति हुई है तब से वह उसे तिरछी नजरों से निहारना प्रारंभ कर चुका था। मोनिका पहले से ही उसके प्रति आकर्षित थी। चौकीदार के घर से उसकी पत्नी के बीमार होने का फोन आया था जिसके वजह से मोनिका ने उसे घर भेज दिया था। उस दिन सेंटर खाली था। जब कबीर सेंटर में आया तब तक मोनिका का काम भी पूरा हो चुका था। कबीर ने अपने सॉफ्टवेयर की कॉपी तथा अन्य सामान लॉकर में रखा और वापस जाने के लिए तैयार होने लगा। मोनिका भी अपना काम खत्म करके उसके पास आ चुकी थी और दोनों के बीच बातचीत चल रही थी। बातचीत करते करते मोनिका कबीर के काफी करीब आ चुकी थी। मोनिका की आंखों में चाहत स्पष्ट दिखाई दे रही थी जिसे अब कबीर भी समझ सकता था और अंततः वही हुआ जो ऐसी परिस्थितियों में होता है। दोनों के बीच में संबंधों का प्रारंभ हो गया है।
धीरे धीरे दोनों इसी प्रकार से अवसर निकालकर एक दूसरे के देह की सीमाओं को नापने लगे। कुछ महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक स्थिति ऐसी आई कि दोनों ने विवाह करने का फैसला कर लिया। दोनों का कोई मेल नहीं था, इसलिए मोनिका कबीर के रिश्ते को पहले मोनिका के परिवार वालों ने रोकने की यथासंभव कोशिश की। जब मोनिका किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नहीं हुई तो उन्होंने अपना आखिरी दांव खेला और मोनिका से कह दिया कि अगर तुम कबीर से रिश्ता रखोगे तो हम तुमसे अपना रिश्ता तोड़ देंगे। यह एक बहुत गंभीर और जटिल स्थिति की, क्योंकि मोनिका जिस प्रकार के जीवन की आदी थी उस प्रकार का जीवन दे पाने में कबीर सक्षम नहीं था। कबीर विशुद्ध देहाती परिवेश में रहने वाला एक व्यक्ति था, जिसके साथ अत्याधुनिक विचारधारा वाली मोनिका का कोई मेल नहीं था। उसके परिवार का यह मानना था कि मोनिका कबीर के साथ बहुत दिन निभा नहीं पाएगी। परिवार के द्वारा की गई है भविष्यवाणी फेल हो गई। दोनों के बीच में आत्मीयता भी थी और प्रेम भी था, और एक दूसरे को काफी सालों से जानने की वजह से वह एक दूसरे की कमजोरियों को भी स्वीकार करने की स्थिति में थे। आमतौर पर प्रेम विवाह के टूटने की वजह ये होती है कि जब प्रेमी प्रेमिका प्रेम प्रसंग की स्थिति में होते हैं तो वे अपना सबसे अच्छा स्वरूप दिखाने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर एक दूसरे को खुश रखने और प्रभावित करने का प्रबल आग्रह होता है, जिसकी वजह से वे ऐसा कोई कार्य नहीं करते जो दूसरे सहयोगी को पसंद ना हो, जिससे संबंध मजबूत होते जाते हैं। जैसे ही विवाह संपन्न हो जाता है तो उनका वास्तविक स्वरूप सामने आ जाता है। उनको लगने लगता है कि अब ये सब करने की क्या जरूरत है। एक दूसरे की अच्छाइयों से ज्यादा कमजोरियां और कमियां दिखाई देने लगती है, तब उनके बीच दूरियां पैदा होने लगती है। लेकिन मोनिका और कबीर के बीच में ऐसा कुछ नहीं था। दोनों के बीच में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। कबीर के लिए वह किसी राजकुमारी से कम नहीं थी और वैसा ही वह उसका ख्याल रखता। अंततः दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी होकर मोनिका गांव आ गई। अब गांव से ही दोनों एक साथ सेंटर जाते। मोनिका ने शुरू में काफी दिक्कत महसूस की, लेकिन धीरे धीरे वह भी गांव के वातावरण में रम गई। गांव वाले भी आश्चर्यचकित थे कि इतने आधुनिक परिवेश वाली लड़की कबीर जैसे आदमी के साथ कैसे निभा रही है। मोनिका काफी व्यवहार कुशल और अच्छे स्वभाव की लड़की थी। उसने कबीर को और उसके परिवेश को अपना लिया। ये देखकर गांव वाले भी उसे बहुत पसंद करने लगे थे। छत्तीसगढ़ के लोग बेहद सरल और सहृदय होते हैं। वे इतने सरल होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल ठेठ ग्रामीण परिवेश की जो परिकल्पना है उसी के अनुसार जीवन से भरे हुए और दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना से ओतप्रोत। अगर आप किसी अनजान व्यक्ति के यहाँ गांव में पहुँचेंगे और पानी पीने की इच्छा व्यक्त करेंगे तो आपको शायद यकीन नहीं होगा कि अगर उसके घर में कुछ मीठा रखा होगा तो आपके बिना बोले ही पानी के साथ वह मीठा भी आपके सामने आ जाएगा। यानी हर किसी को अपना मानने की जो भावना है वसुधैव कुटुंबकम की, वह छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल में हर तरफ दिखाई देती है, और यही यहाँ की मिट्टी का सौंदर्य है। मोनिका को धीरे धीरे यह बात समझ में आने लगी थी और उसने उनकी उदारता और सहृदयता को पूरे हृदय से स्वीकार कर लिया था, जिसके चलते गांव वाले भी अब उसे बहू के रूप में स्वीकार कर चुके थे। कबीर तो खैर उस पर लट्टू था ही। दोनों का जीवन बेहद अच्छे ढंग से चल रहा था। विवाह को लगभग 3 माह बीत चुके थे। दोनों सेंटर से आते, रात्रि भोजन के बाद फिर नित्य का कार्यक्रम चालू हो जाता और दोनों ही संतुष्ट होकर तृप्त होकर सो जाते। यह उनका रोज का रूटीन बन गया था। दोनों बेहद खुश थे।